आवाज ही बंद हो गई। आवाज नहीं आ रहा है। आएगा आएगा। जी हाँ, संध्या के 7 बज चुके और हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने। दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का विषय बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार से ही हमारे विद्वान साथी आज जुड़े हुए हैं। विशेष बात यह है अभी एमबीएन न्यूज नेटवर्क में कि हम अभी बिहार और झारखंड के जिलों को, अलग अलग जिलों के लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। जिले से हम लेना चाह रहे हैं क्या वहां पर चल रहा है, लोगों का क्या सोच है, हर जिले की हम विचार ले रहे हैं। नूर आलम सर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को अनम्यूट मत करिए, जब आपसे बोला जाए तभी आप अनम्यूट करिएगा। आप आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं है। जी हाँ, फिर हम बात करेंगे क्या हो रहा है बिहार में। आपको पता है पूरे देश में जितने भी स्टेट है जहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे बैंगलोर ले लीजिए साउथ में, चाहे दिल्ली ले लीजिए सेंट्रल में, चाहे ईस्ट ले लीजिए कोलकाता में, चाहे वेस्ट ले लीजिए महाराष्ट्र में, या हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर, ये सारे जो एरिया है वहां पे आपको बिहार के लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्या वो वहां बड़ी संख्या में अध्ययन करने जा रहे हैं? क्या उनको किसी सरकारी नौकरी में उनको रोजगार मिल गया क्या? तो आपको वास्तविकता भी पता है कि लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं जाते हैं बल्कि अपने साथ युवाओं और महिलाओं को साथ लेके जाते हैं। कौन चाहता है कि घर से बाहर रहा जाए? आप सोचिए, अगर सरकारी नौकरी भी हो तो भी लोग चाहते हैं कि हम घर में किसी तरह हस्तांतरण करा के हम घर आ जाएं, लेकिन लोग बाहर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिहार में कुछ नहीं है क्या? एक गाना भी आया, बिहार में काबा। तो जिस तरह से पलायन का जो हालात हम देखते हैं उसका जवाब ऐसा ही लगता है कि यहाँ की सरकार ने बिहार के रोजगार के लिए जितनी भी हम बात करें सरकारें आई, चाहे मूल निवासियों की आई, चाहे पीछे जो भी सरकारें रही, उन्होंने उस तरह के हालात निर्माण नहीं किए कि यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा सके। इसलिए पलायन आज भी जरूरी है। हम सड़कें बना रहे हैं, हम विद्यालय बना रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सरकार में अपने कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, रेडियो बांट रहे हैं, महादलित दलित से महादलित बना रहे हैं, पिछड़े से अनपिछड़ा बना रहे हैं। सरकार बना रही है और कुछ कुछ दे रही है, लेकिन जो समस्या है उसका निदान नहीं दिख रहा है। जो लोगों का जो समस्या का निदान होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। सुख और शांति से घर में रह के रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो इसी से संदर्भ में हमारा आज विषय है और हमारे साथ जो जुड़े हैं साथी उनका मैं आपको परिचय कराता हूँ। विषय है आपकी स्क्रीन पर, बिहार से क्यों नहीं रुक रहा मजदूर युवाओं महिलाओं का पलायन। हास्यास्पद है बिहार की जो हालात है बाहर में। हाँ, बिहार से क्यों नहीं रुक रहा मजदूर युवा महिलाओं का पलायन। हमारे साथ जुड़ेंगे इसमें मूल निवासी मोहम्मद नूर आलम जी जुड़ेंगे, शिक्षक है, कटिहार से है। दूसरे हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे दूसरे पैनलिस्ट मूल निवासी अमिता डॉक्टर भारतेंदु अजय जी जुड़ेंगे हमारे साथ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ से है। और हमारे साथ जुड़ेंगे साथ में आपके सामने बात रखने के लिए मूल निवासी अमिताभ बच्चन जी जुड़ेंगे, जो शिक्षक संघ SC/ST का जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है SC/ST एसोसिएशन का, वो जो जी बहुत बहुत आपका आभार है। सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं जितने पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अमिताभ बच्चन जी के पास जाएंगे, जो पूरे स्टेट के क्योंकि शिक्षकों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके संदर्भ में उनका क्या राय है, क्यों क्यों लोग बाहर जाते हैं, हम उनसे शुरू करते हैं वार्तालाप। जी अमिताभ बच्चन जी से मेरा सवाल है। जी आप अपने माइक को अनम्यूट करिए सर और बोलिए। जी माइक को अनम्यूट कर लीजिए अमिताभ बच्चन जी। जी
मोबाइल में क्लिक करके आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी, ओके। धन्यवाद। 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 एक बार क्लिक करिए, उसमें व्हाइट बटन होगा, वो माइक, वो होता है माइक का। राइट साइड में माइक का बटन होगा। जय भीम, जय मूल जी, निवासी। जय मूल्यवासी सबसे जी। पहले मैं एमबीएन न्यूज नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण हम अपनी बातों को, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए चैनल को धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं उन तमाम देशवासियों को जिनकी कोविड-19 के चलते जी, देहांत हो गया है, उन तमाम देशवासियों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपका आज जो कार्यक्रम है उसमें बिहार से जो मजदूर हैं, महिला हैं, युवा हैं, उनका पलायन रुक नहीं पाया है। इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पलायन का मुख्य कारण उनकी मूलभूत आवश्यकता होती है। और जब से विकास किया है तो बिहार भी विकास किया है, और मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। साधारणतया लोग पलायन अपने रोटी के लिए ही करते हैं, और बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे नालंदा हो। जी। लेकिन आज के संदर्भ में शताब्दी तक तो वो चला, लेकिन आज वर्तमान में बिहार में उच्चतम शिक्षा का अभाव है। और यदि मजदूर की बात करें तो उनको सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, उनको पेट भरना चाहिए और परिवार का भरण पोषण कर सके। तो जब एकीकृत बिहार था, बिहार झारखंड के साथ था, तो वहां बहुत सारे उद्योग धंधे थे या और सारे उद्योग धंधे थे, जिसके कारण मजदूर वहां रुकते थे। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो वह भी नहीं पाया बिहार में। अब कृषि प्रधान राज्य हो गया है, जहां रोजगार लगाया ही नहीं जा सका। रोजगार लगाने की जब बात हुई, कुछ सरकार ऐसा सोचा कि रोजगार हम लगाए, बिहार में निवेश करेंगे विदेशी कंपनियां, तो वहां विदेशी कंपनियों को सुरक्षा देने में बिहार सरकार असमर्थ रही, जिसके कारण यहाँ निवेश नहीं हुआ और धंधे नहीं लग पाए, जिसके कारण मजदूर वर्ग के लोगों को बाहर जाना पड़ा। दूसरी ओर जब महिलाओं की बात करें तो महिला आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। जैसे कुटीर उद्योग की अगर बात करें, लघु उद्योग, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है। तो हमारे यहाँ वो भी नहीं पनप सके, ना कुटीर उद्योग हो सके सही से, ना लघु उद्योग। और दूसरी, महिलाओं में असुरक्षा की भावना भी बहुत ज्यादा रहती है, और असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है जब उनके पति, जब उनके परिवार के बाहर कमाने चल जाते हैं, तो महिलाएं घर में अकेली रहती है, वहां असुरक्षा की भावना रहती है, इसलिए वो साथ चले जाते हैं। और रोजगार भी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा बनता है, वह भी एक पलायन का कारण बनता है। परिवहन उद्योग भी, जो उसको सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, जो खेतों में काम करती है जाके महिलाएं, जहां सिर्फ महिला ही है, तो उसका भी अभाव रहा है। क्योंकि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बहुत सारी सिंचाई व्यवस्था अगर सही से नहीं मिल पाती है, तो वह भी उद्योग धंधा खेती बाड़ी रुक जाती है, जहां उनको रोजगार नहीं मिलता है, मजबूरन पलायन करना पड़ता है। कुछ लोग साथ में चले जाते हैं। यदि युवाओं की हम बात करें तो युवा मनोज जी जी नूर आलम सर, आपके पास हम आएंगे। आपसे आग्रह है, आपका हो सकता है मोबाइल में कुछ टेक्निकल इशू होगा, आप काइंडली अपना मोबाइल को अभी अस्थिर रखिए। जी अमित सर, आप बोलिए। जी, तो युवाओं की जब हम बात करें तो युवा हमारे बिहार में किसी भी रूप में टैलेंसी में कमी नहीं है। चाहे जिस रूप में आप बिहार को देखेंगे, बिहार को तो दुनिया के हर देशों में पहुंच गए हैं हमारे युवा। उसका रीजन बहुत सारा है कि बिहार में बहुत सारे उच्चतम शिक्षा का आज के डेट में अभाव हो गया है।
तो उच्चतम शिक्षा हासिल करने के लिए भी लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी, जब उनको रोजगार की जरूरत होती है तो मल्टीनेशनल कंपनियां, निजी कंपनियां बहुत सारे आर्थिक पैकेज मुहैया कराती है, जो जिस बिहार में एकदम अभाव है। और परिणाम स्वरूप हमारे युवा वर्ग जो टैलेंटेड निकलते हैं वो विदेशी कंपनियों को ज्वाइन करते हैं, विदेश चले जाते हैं या फिर अन्य राज्यों, जिससे बिहार में युवा वर्ग का पलायन हो जाता है। अच्छे अभी भी शिक्षण संस्थान का बिहार में अभाव है, जिसके कारण युवा वहां जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां से निकलने के बाद वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वह उधर ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वहां निजी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां अपना पैकेज मुहैया करा देती है और कैंपस इंटरव्यू हो जाती है, जो बिहार में सर्वथा अभाव रहा है और आज तक अभाव है। और भी है कारण युवा वर्ग का जाने का कि जैसे वहां की अगर हम बात करें तो उद्योग धंधे यहाँ ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। कृषि प्रधान राज्य तो है ही, उद्यमियों की और सुरक्षा की ज्यादा भावना रहती है। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि यदि आप अधिक धन अर्जित कर गए तो आपको विभिन्न तरह से असामाजिक तत्व आपको परेशान करते हैं और वो चाहते हैं कि आपका आर्थिक दोहन हो, आपके परिवार को तंग किया जाता है पैसों के लिए, जिससे के कारण भी वो जब ज्वाइन करते हैं अच्छी कंपनियों तो बाहर में शिफ्ट करना पसंद करते हैं। बेहतर निजी क्षेत्र का हमेशा ही अभाव रहा। यदि बिहार सरकार या फिर बिहार सरकार यदि इस सब की व्यवस्था कर दे, आर्थिक जो विपन्नता हो रही है यहाँ पर, यदि उद्योग धंधे लगा दिए जाए, यदि सुरक्षा दे दी जाए, उच्च शिक्षण सॉल्यूशन पर आएंगे हम। अमित सर, समाधान पर भी हम आपके पास आएंगे जी। अभी हमारा पहला सवाल ये है कि रीजन क्या है, तो आपने बहुत बखूबी बहुत सारे चीजों को आपने डाटा बतौर तैयारी के साथ आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मूल निवासी डॉक्टर भारतेंदु अजय सर के पास चलते हैं। कर्मचारी कल्याण महासंघ को वो देख भी रहे हैं, तो हम उनसे अभी चर्चा को शुरू करते हैं। सर, जैसे अमित सर ने बताया, बहुत सारे रीजन बता दिया कि बिहार में मतलब सरकारें जो है उस तरह का, मतलब सरकार को थोड़ा बहुत वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कुछ हुआ ही नहीं। झारखंड अलग होने के बाद कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारी आरोप भी लगाया अमित सर ने जी। आपको क्या लगता है किन कारणों से लोग बाहर जा रहे हैं? जी, माइक को आप अनम्यूट कर लेंगे और अपनी बात रखेंगे जी। ओके, बोलिए। माइक फिर आपकी म्यूट हो गई है, आप अनम्यूट कर लीजिए जी सर। जी हाँ, ओके, अभी बोलिए। एमबीएन न्यूज नेटवर्क टीम, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शक, सबों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। जैसा कि आपका सवाल है कि ऐसा इसका कारण क्या है, यही सवाल है सर? जी जी बिल्कुल जी, यही सवाल है जी। बिहार से जो पलायन हो रहा है, तो इसमें आपका देख रहे हैं कि मजदूर, युवा और महिला, इन तीन चीज को आपने रखा है। तो इसमें यदि देखें मजदूर, तो आखिर मजदूर होता कौन है, तैयार कैसे होता है? जी सर, आपके यहाँ फैन चल रहा है, उसकी आवाज आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप अपना फैन बंद कर लीजिए तो इसको आवाज क्लियर आएगी। फैन को ऑफ कर जी। तो इस भारत भूमि पर जो सदियों से चली आ रही प्रथा है, जो परंपरा है, उसके तहत जो ये देखते हैं कि जो वनवादी व्यवस्था बनी रही, संविधान जो यहाँ पे बाबा साहब का है उसको धरातल पे लागू नहीं किया गया। जितनी भी आवश्यकताएं हैं एक मानव को, सामान्य मानव को, तो उसकी पूर्ति की व्यवस्था इस देश में और इस राज्य में नहीं किया जा सका, जबकि यह देश एक कल्याणकारी राज्य है और इसमें
जब संविधान ही लागू नहीं हुआ, सभी लोगों के बीच समानता ही कायम नहीं हुई, पक्षपात पूर्ण रवैये के साथ यहाँ के शासन में बैठे लोग काम करते रहे, जो मूल निवासी बहुजन समाज जिसकी जनसंख्या अभी मोर देन 85% है, इसका शासन में कोई है नहीं, ये फुले अम्बेडकरी विचारधारा वाले लोग कोई है नहीं। तो जो मनुवादी लोग बैठे हुए हैं वे लोग ऐसी व्यवस्था को यहाँ पर बरकरार बनाए हुए रखे, चाहे वह केंद्र हो या बिहार राज्य हो। तो चूंकि यह जो पक्षपातपूर्ण ढंग से यहाँ पे व्यवस्था कायम की गई तो विषमता कायम हो गई। कुछ लोग महासेठ बने, कुछ ज्यादा से ज्यादा लोग कंगाल हो गए। अब चूंकि पापी पेट का सवाल है और इस बिहार में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी अमिताभ सर ने जो कहा यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा, आखिर जब उद्योग धंधा यहाँ लगा ही नहीं तो यहाँ के लोग अपने मतलब पेट पालने के ख्याल से इस बिहार से पलायन कर कहीं और जाते रहे। और इतने लंबे समय तक सरकार में बैठे लोगों को, हमारे राजनेताओं को यह ध्यान नहीं रहा कि इतने लंबे समय से इस बिहार से जब पलायन हो रहा है तो आखिर कौन सी व्यवस्था की जाए ताकि हमारे लोगों को रोजगार इसी बिहार में प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था नहीं रही। तो इसमें मजदूर को देखते हैं। अब युवा को यदि देखें तो युवाओं में अभी एक बात आई कि इस बिहार के बहुत सारे युवा पढ़ने लिखने के लिए भी बाहर जाया करते हैं। ऐसा क्या है जो कि जिनके जो सक्षम हैं वही लोग जा पाते हैं, और जो मास पब्लिक है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे हैं, मास पब्लिक, वो यहाँ के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल की जो बदहाल स्थिति है तो उसमें आपको प्रॉपर ढंग से एजुकेशन दिया भी नहीं जाता है, डिग्रियां दी जा सकती है। अभी भी आप देखेंगे ये मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, इसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए उसको, और बच्चे इसी में खुशहाल स्थिति में चले जाते हैं कि हमने फर्स्ट डिवीजन किया, डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया, जबकि जो सही ज्ञान है उस बच्चे को प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि जब शिक्षा ही बदहाल स्थिति में है तो ज्ञान तो बच्चों में उस रूप में प्राप्त हो नहीं पाया। और जो अशिक्षित युवा होंगे, ये तो शिक्षित युवा हुआ, जो अशिक्षित भी है, तो ये सभी लोग एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उम्र जो है जवानी में पहुंच गया, शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन जो अपनी समस्या का समाधान है, जीने के लायक, जो कुछ एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एक ढंग से कहें तो ये युवा भी अपने आप में लाचार हो जाते हैं। जब यहाँ कुछ नहीं है तो जब बाहर जाएंगे तो कम से कम अपना पेट पालने की व्यवस्था तो कर पाएंगे। यह भी एक कारण है युवाओं में। अब आते हैं महिलाओं पर। महिलाएं यदि देखेंगे इस देश में जो एक धार्मिक व्यवस्था सब दिन से रहा और समाज में व्याप्त है, तो वहां पे देखते क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं पंगु स्थिति में रहती हैं और सुरक्षित महसूस करती हैं। संविधान ने समानता का अधिकार तो दिया, लेकिन महिलाओं को वो अधिकार धरातल पे प्राप्त नहीं हो सका। अब है क्या, जो पुरुष जहां जाएंगे, परिवार का जो पुरुष जहां जाएगा उसके साथ महिलाएं चिपकी हुई रहती हैं और सुरक्षा की भावना के कारण। तो जहां पर पुरुष जाएंगे वहां महिलाएं जाएंगी। और ये हुआ अशिक्षित महिलाओं का। शिक्षित भी जो महिलाएं हैं उनको भी देखते हैं कि आए दिन समाज में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि महिलाएं चूंकि धार्मिक व्यवस्था के कारण उनमें एक गुलामी की मानसिकता वो भरा पड़ा है, वो स्वतंत्र ढंग से सोच नहीं पाती हैं और पुरुष के साथ ही अपना जीवन
सुरक्षित महसूस करती हैं। जब पुरुष का ही पलायन होगा तो महिलाओं का भी पलायन होना ये एक सामान्य बात है। यही जी। मेरी तरफ से बात कहना है। जय भीम, जय मूल्यवासी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय मूल्यवासी। कई बारीक चीजों को आपने बता दिया। धर्म का भी मसला है, सरकार की भी फेल्योर ने, बहुत सारी चीजें आपने बताई। हम नूर इस्लाम जी के पास जा रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नूर इस्लाम जी, नूर आलम जी? जी जी हाँ, आपकी आपकी ऑडियो तो आ रही है, लेकिन मुझे आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, आपका बैक कैमरा चल रहा है। इसलिए हम लगातार अपने पैनलिस्ट साथियों से कहते हैं कि आप कार्यक्रम शुरू होने के थोड़ी देर पहले आप जुड़े, ताकि तकनीकी जो समस्या है उनको। जी, आपका वीडियो अभी आ रहा है जी। वापस आपने कैमरा को मोड़ दिया, एक बार आप क्लिक करिए, फिर हाँ जी हाँ बिल्कुल। ओके नूर आलम जी, आप में बताइए। आप काफी देर से प्रयास कर रहे हैं सर, पहले भी आप हमारे साथ पहले भी आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपने बहुत बारीकी से हर बात को रखा है, मैंने आपको पहले भी सुना है। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं? जी जी देखिए, आप चालू कर दीजिए। हाँ बोलिए नूर आलम। इधर नहीं जाएगा ना बात अब। जो मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, तो हम लोग जानते हैं कि इतिहासों से हम सारे लोग जानते हैं जी कि पहले जंगली राज था, जो आजकल कुछ कथित राजनीतिक दलों के लोग इस्तेमाल करते हैं, जंगल राज। जंगल राज, तो सभ्यता की, मानव सभ्यता की शुरुआत के दिनों में भी जंगली राज था। का मतलब है कि जो ताकतवर लोग थे जंगल में, या जो ताकतवर जानवर है, वो कमजोर जानवरों को खाता है, उसको खाता है, उसका हकमारी करता है, उसका अधिकारों का हनन करता है। आज भी हम लोग जो चैनल है जानवरों वाला जो दिखाई जाता है, तो भैंस का झुंड है सैकड़ों में, और एक कोई मजबूत जानवर आके उसको खा जाता है, उसका हिस्से का शिकार को खाता ही खाता है, उसको भी खा जाता है। तो थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेंगे सर, नूर आलम सर, थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए, आपका सर कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए बस। ओके जी 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 बोलिए। तो ये जो है, तो इन जंगली व्यवस्था, जंगल राज को समाप्त करते हुए मानव सभ्यता में ये जो शासन प्रक्रिया की प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई, तो प्राय दुनिया के हर मजहबों में भी इस बात की चर्चा है कि शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई प्रारंभिक दिनों में, ये जो जंगली राज है, जंगल वाला, जो मजबूत जानवर कमजोर जानवरों की हिस्सेदारी को खा जाता था, कमजोर को ही खा जाता था, उन पर नियंत्रण हो, इसको लेकर ये कानून व्यवस्था, तौर तरीका दुनिया के हर हिस्से में शुरू हुई। और उसी का जो आधुनिक, या उसका जो नामकरण हुआ, जो जमहूरी व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, उसमें है क्या कि सारे लोग, जंगल में जो लोग या मनुष्य की जो लोग है, जो भी प्रजाति का जो भी लोग है, सब लोग बैठकर चर्चा परिचर्चा करेंगे, फैसला करेगा कि कोई किसी का शिकार को नहीं खाएगा, कोई किसी का हिस्सेदारी हकमारी नहीं करेगा, और कोई किसी को खाएगा भी नहीं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ, जमहूरियत हुआ, डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और जब से शुरू हुई, तब से जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का, उन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में विफल हुए, असफल साबित हुआ। तो जो जंगली व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होने के बावजूद, शुरू से लेके हमारा जो देश का जो प्रसंग है, हमारा इंडिया है, या फिर इंडिया के जो एक हिस्सा है बिहार है, जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
यहाँ भी जो जो देश दुनिया आगे बढ़ता रहा, फिर देश में दूसरे लोगों के द्वारा शासन चलाया गया। फिर हम आते हैं कि 1947 में हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश को पूरी तरह से संविधान के दायरे में, संविधान के आलोक में चलाना था प्रजातांत्रिक व्यवस्था को। इसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं खाएगा, कोई किसी का हकमारी नहीं करेगा और सबका संपूर्णता से, समग्र रूप से ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा हर क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, चारों तरफ से, हर तरह से सबका डेवलपमेंट होगा। ये जिम्मेदारी सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट देश के सारे नागरिकों का होना था। इसकी जिम्मेदारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग सत्ता में बैठे, जिनको संविधान के आलोक में शासन चलाना था, वो पूरी तरह से असफल, विफल साबित हुए। अक्षम और उनकी अक्षमता और असफलता का नतीजा है कि देश में या बिहार में मजदूर पैदा हुआ। देश के आजाद होने से 70 साल हो गया, तो आज भी इतनी विषमता क्यों है? मजदूर ही क्यों है देश में? किसी के पास इसी देश में 6 करोड़ का, अभी क्या कहते हैं, 60 करोड़ का मकान में रहेगा। अभी एक अजय देवगन का सोशल मीडिया में, काजोल और अजय देवगन, वो 60 करोड़ रुपया का मकान खरीदा, नया मकान और जी। इसी देश में किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है। रहने के लिए मकान नहीं है तो खाने के लिए नहीं है, तो मजदूर बनाया है क्यों? मजदूर जो लोग सत्ता में काबिज हुए और जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि सत्ता में बैठकर शासन को, जो दुनिया का बेहतरीन संविधान और दुनिया का सबसे पढ़े लिखे, सबसे मजबूत लोग की लीडरशिप में संविधान हमारे मुल्क के लिए गढ़ा गया, उस संविधान के आलोक में उन्होंने शासन नहीं चलाया। अगर उस संविधान के आलोक में शासन चलती तो कोई मजदूर ही नहीं होता इतना दिन में। जब मजदूर नहीं होता तो पलायन नहीं होता। राइट। तो जो मजदूर जो इस देश में है, बिहार में है, उसके सीधे सीधे जिम्मेदार उस वक्त से अभी तक जो लोग सत्ता में, जिन लोगों को देश के लोगों ने मौका दिया और सत्ता में काबिज हुए, शासन चलाने का उनको मौका मिला, और वो उसको अक्षम और असफल और ये जो है काबिल लोग और लायक लोग नहीं रहने के बावजूद भी उनको लगातार सत्ता मिलता इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे मजदूर है। और जो मजदूर है, जो पलायन कर रहा है या नहीं पलायन कर रहा, वो तो अपना पेट की आग बुझाने के लिए 24 पहर परेशान है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान के आलोक में हमारा देश में या बिहार में शासन नहीं चल रहा है, इसलिए उसको हमको सत्ता नहीं देना है। वो तो भूख जो है, उसका पेट में जो आग लगी हुई है, वो आग बुझाने के लिए वो परेशान है। तो मजदूर जो बनाया गया इस देश में, जो लोग सत्ता में रहे, संविधान के आलोक में शासन नहीं चला पाया, उसकी विफलता, उसकी अक्षमता, उसकी नालायकी का नतीजा है मजदूर का होना। जब मजदूर है, उसको पेट में आग लगा है तो पलायन करेगा। और जो महिला है, जो हमारा आज का चर्चा का विषय है कि मजदूर पलायन करता है, महिला भी पलायन करती है और युवा भी पलायन करता। कौन महिला पलायन करती है? कोई काजोल पलायन करती है? जिन लोगों को मजदूर बनाया, जो मजदूर बने, वही मजदूरों की महिला पलायन करती है। और जो युवा पलायन कर रहे हैं, तो उन्हीं घराने की, उन्हीं वर्गों की, उसी इलाके की जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। अब क्या है कि जो हमारा देश का जो बनावट है, जो बुनावट है, जो एक धर्म में वर्णवादी व्यवस्था का मामला है, तो उसमें वर्ण के आधार पर कुछ एक वर्ग को लगातार सत्ता संचालन में उनको मौका मिला, वो संविधान के आलोक में शासन नहीं चलाए। तो आज के दिनों में जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर दूसरे वर्ग है, उनको मौका मिला, वो भी असफल रहे। तो जब लगातार असफलता हो रही है, संविधान के आलोक में नहीं हो रहा,
तो जो लोग शुरू से सामाजिक रूप से जो वर्ग हुआ था, मजदूर हुआ, क्या हुआ ना, समय का भी ध्यान रखना है सर जी। उन लोगों के लोग भी जो शासन सुचारू रूप से नहीं चल पाया, उनके लोग भी दोषपूर्ण नीति का शिकार हुआ और अब उनके मजदूर हुआ। उनके मजदूर की जो महिला वो भी जा रहे हैं, उनके यहाँ जो जुआ है वो भी जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि सीधे सीधे ये जो है देश में बिहार तो आप जो है बिहार तो मजाक है। देश के स्तर पर बिहार मजाक बना के रखा गया है। बिहार में क्या हो रहा है, आपको हैरानी होगी कि बिहार में अभी जो हमारा संविधान की धारा 341 में है कि वो वर्ग जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, अगर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा तो सामाजिक रूप से पिछड़ जाएगा, और सामाजिक रूप से पिछड़ जाएगा, शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगा, तो दूसरे वर्गों से नफरत करेगा, हिकारत करेगा, घृणा करेगा। ऐसे वर्गों को हमारे संविधान जो लिखा है संविधान में, संविधान के आर्टिकल 341 में है कि ऐसे वर्ग को जो ये अनुसूचित जाति कहा गया, शेड्यूल कास्ट है, और उसको संविधान के आलोक में उसको आरक्षण देना, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में और क्या कहते हैं सरकारी नौकरी को आरक्षण मिलेगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनको आरक्षण मिलेगा, तो वो उनका जो है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा, शैक्षणिक स्थिति सुदृढ़ होगा, सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगा, तो धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। पर ये जो है बिहार में शिक्षा के साथ क्या हो रहा है, आपको हैरानी होगी कि बिहार में, मुझे लगता है, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक संगठन में भी काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पूरी नजर हमारी खुली हुई है। बिहार में सबसे अधिक अगर खिलवाड़ होता है, मजाक हो रहा है, तो शिक्षा के साथ हो रहा है। शिक्षा 1964 में कोठारी आयोग ने कहा कि आपको ये बजट का जो है इतना प्रतिशत खर्च करना है। दुनिया के अन्य मुल्कों में 6% GDP का ये खर्च किया जा रहा है, तो दुनिया के देशों में शिक्षा का बोलबाला है। बिहार में ये जो अभी की वर्तमान सरकार है, जो पिछले 15 साल से शासन में बैठी हुई है, चुनाव जीत के, चुनाव ना जीत के, नूर आलम सर, ये 1 मिनट सर, तो ये जो है अभी बिहार में ये सरकार जो आई शुरू में 2005 में, तो इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली और पड़ोसी विद्यालय पद्धति लागू होगा। मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में समान शिक्षा प्रणाली आयोग का गठन किया, और ये 15 साल हो गया, पूरा ढोल पीट के वर्तमान जो सरकार है, इसके जो शासक हैं, ढोल पीट के आए थे कि हमको बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे, पड़ोसी विद्यालय पद्धति लागू करेंगे, कि वो सबका बच्चा जो एक ही तरह का स्कूल में पढ़ेगा, चाहे रिक्शा वाला का बेटा हो या हो कलेक्टर का संतान, सबका शिक्षा एक समान। पर जो सरकारी विद्यालय पहले से थी, सरकारी विद्यालय जो पहले से थी, उसमें उसको भी नाश कर दिया गया। कोई विद्यालय में प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, हेडमास्टर, प्रिंसिपल है ही नहीं। जिस विद्यालय में लीडर नहीं होगा, स्कूल संचालन करने के लिए कोई नायक नहीं होगा, कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं होगा, तो इस स्कूल में क्या चलेगा। तो स्कूल को चौपट कर दिया गया। 2005 से नियोजित शिक्षक जो है, जो शिक्षक जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उनको, तो 2005 से 2-3 लाख शिक्षक बहाल किए हैं, नियोजन किए हैं, उसका ढोल पीट रहे हैं। 20 साल से ढोल पीट रहे हैं, 15 साल से, कि हम 4 लाख शिक्षक बहाल किए। और 2005 से 2010 से TTSTT का प्रावधान लागू किया, और 2010 से 2020 चल रहा, 10 साल से शिक्षक की बहाली नहीं हो रही। 2014 में मुट्ठी भर लोगों के नियोजन किया था, और 2005 से 2020-21 चल रहा, 15-16 साल से 3 से 4 लाख शिक्षकों का नियोजन किया, उसको ढोल पीट रहे हैं। अभी आपको हैरानी होगी सर, हम कटिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ बेशुमार +2 हाई स्कूल है, यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, और हजारों विद्यार्थी उसमें नामांकित है और एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, और हुंडा हुंडी में यहाँ पे शिक्षक से
कॉपी का मूल्यांकन नहीं कराया जा रहा। 50% शिक्षक के माध्यम से, अब 50% वहां मुख्यालय में बोर्ड से ही वो उनको मार्क्स दिया जा रहा। सब फर्स्ट डिवीजन, सब प्रथम श्रेणी में। मेरे घर में 3 प्रथम श्रेणी में छात्र उत्तीर्ण हुए फर्स्ट डिवीजन में, और तीनों को फर्स्ट डिवीजन लिखने नहीं आता। ना विद्यालय में हेडमास्टर, ना जो शिक्षा व्यवस्था परीक्षा लिया जा रहा, उसका परिणाम देख के कैसे किया जा रहा। इस तरह से शिक्षा ही जब चौपट हो रहा, शिक्षकों के साथ क्या कर रहे हैं, शिक्षक के साथ क्या कर रहे हैं, उनको जो संविधान के आलोक में उनका संवैधानिक अधिकार है उनको नहीं दिया जा रहा। बोल रहे हैं कि बहुत बेरोजगार है बिहार में, तो ये लोग मजदूर है, पलायन नहीं कर रहे हैं, इसलिए रोक के रखें। अगर शिक्षक को संवैधानिक जो उनका हक अधिकार है, वेतन नहीं मिलना है, तो जो वेतन दिया जा रहा है वो भी खत्म कर दे, और जितना भी बेरोजगार है शिक्षित, उस सबको जो बेरोजगारी भत्ता दे। जो 4 लाख शिक्षक है नियोजित, उनको संवैधानिक जो अधिकार है उसको नहीं मिल रहा। सरकार ये दिखाना चाह रही है कि ये सब मजदूर है, अगर हम इनको नियोजन न करते तो ये भी मजदूर दूसरे देश के अन्य राज्यों में चले जाते, तो हम इनको बिहार में बैठा कर रखें। तो आप ऐसा करिए। सरकार से हमारा ये कहना है कि जितना भी बिहार में बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार, सबको बेरोजगारी भत्ता दीजिए 10,000 रुपया, और जो नियोजित शिक्षक का मिल रहा 10,000 से अधिक, उनको आप घटा दीजिए। और जो 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 राजनीतिक दलों के जो लोग एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक, उनका जो अब 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना कर रहे हैं, उनको भी घटाइए। और बिहार में जितना शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार है, जो पलायन कर रहा युवा, वो सारे लोगों को आप 10,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दीजिए। जी नूर आलम सर, कहना है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये अपना सत्ता का जो विलासिता जीवन जीने के लिए संविधान के आलोक में सत्ता का संचालन करने में विफल है, इसलिए मजदूर है, इसीलिए मजदूर का पलायन हो रहा है, इसीलिए जो मजदूर में महिला है, स्त्री है, उनका पलायन हो रहा है, और जो कमजोर जो मजदूर है, उनके घर के जो युवा है, उनका पलायन हो रहा है। और ये लगातार जो जो अक्षम और असफल लोगों के हाथ में सत्ता रहा। और जो ये बिहार में एक और बीमारी है, ये धर्म और जाति का, हम आपके पास। तो इसलिए जो है हम और भी साथी हैं नूर आलम सर, सीधे दोषारोपण कर रहे हैं। एकदम सीधा मेरा डायरेक्ट ये कहना है कि जो ये सत्ता की कुनीति और अक्षमता का नतीजा है मजदूर के घर का स्त्री और मजदूर के घर के युवा है, इसलिए पलायन कर रहा। पेट है तो उसको तो खाना चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं भी जाएगा। ये ठीक है ना ही मेरा कहना इसको लेकर। आप मोबाइल को ऐसे ही रहने दीजिए, आप इधर उधर करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नूर आलम सर। आपने मैंने दुखती रथ पे जैसा लगा कि ये मुद्दा है, ऐसा आपने बातें की, बहुत ही बारीकी से आपने इतिहास से लेके क्यों ऐसा घट रहा है, बहुत ही संवेदनशील था आपकी बातों में। और ये सोचने भर से बहुत रूह कांप उठती है कि कैसे लोग बिहार में जीवन जी रहे हैं, क्या स्थिति है। जी बहुत बहुत आभार। हम आते हैं अमिताभ बच्चन जी हमारे से जुड़े हुए, उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी, मेरा आपसे ये सवाल, एक बड़ा सवाल, हम अभी प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं। सर आपको हरियाणा देख लीजिए, पंजाब भी देख लीजिए, वहां भी नदियां हैं, बिहार में भी बहुत सारी नदियां हैं। कहने को कुछ नदियों में बाढ़ आता है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो क्या बिहार में किसान उस तरह से खुशहाल नहीं हो सकते हैं क्या, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है। मतलब किसान एक समृद्ध वहां पे एक पहचान रखते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, जमीन है सर, हम कह रहे हैं कि हमारे पास बिहार में बहुत जमीन है, उद्योग नहीं है, लेकिन उपाय तो ढूंढा जा सकता है। दूसरे प्रदेश के लोग कैसे ढूंढते हैं। जी अमिताभ बच्चन सर, आप इसमें क्या कहेंगे। सर विषयांकित प्रश्न से हटके है, लेकिन जरा आप बिहार के मिट्टी को देखेंगे सर, तो बिहार में किसी भी, मैं पहले भी जिक्र किया था कि बिहार के लोगों में किसी भी रूप में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। आप बिहार को जब विस्तृत से अध्ययन करेंगे तो बिहारी मानसिकता खराब हो चुकी है, जिसको बदलने में काफी समय लगेगा। अभी आप हरियाणा से तुलना किया जा रहा था, तो हरियाणा में जब आप देखेंगे सर, तो नदियां तो अपनी जगह है, वहां के लोगों की जरा सोच देखिए, पूरी तरह से कृषि में महिलाओं की सहभागिता है।
नदियां तो सिर्फ इसलिए कि कृषि कार्य के लिए, लेकिन बाकी जो कृषि आधारित उद्योग है, जैसे खेती, कृषि प्रधान राज्य बिहार है, यदि योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे बिहार में तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ नदियों की पानी, नदियों से क्या मिलता है हमको? सिंचाई। अगर सिंचाई हम ठीक भी कर दें और हमारी सोच ठीक नहीं रहेगी तो हम नदी से क्या कर सकते हैं? नदी की जो सिंचाई होगी वह किसके लिए? लोगों के लिए। और लोगों को क्या करते हैं हम? पलायन कर देते हैं। पलायन क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसके पास कोई उद्योग धंधा नहीं रहता, कोई रोजगार नहीं रहता है। यदि सरकार चाहे, सरकार उदासीन नहीं बने, तो सबसे पहले योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से बनाए। उसमें एक चीज मैं स्पेशल जोड़ना चाहता हूं, जो जोड़ने की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरन जोड़ना पड़ रहा है। जब बिहार में कोई योजना बनती है ना, तो उसमें भ्रष्टाचार साथ साथ चलता है। जो किसी योजना को अगर आप करना चाहेंगे, पदाधिकारी कोई है बिहार में बढ़िया काम करना चाहते हैं, तो उसको किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त करवा, यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो लिप्त करवा दिया जाता है। यदि इन सब से ऊपर उठकर बिहार के राजनेता, सत्ताधारी लोग यदि उदासीन नहीं होंगे और चाहेंगे कि नहीं मुझे इस काम को करना है, और मुख्यमंत्री स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होगी और अच्छे से सुरक्षा दी जाएगी, और यदि योजनाबद्ध तरीके से कर दिया जाए, सब जगह सिंचाई उपलब्ध करा दिया जाए, बिजली की बढ़िया व्यवस्था कर दी जाए, तो निश्चित रूप से जो मजदूर बाहर में जा रहे हैं वो तो रुकेंगे ही रुकेंगे, और यहाँ भी हरियाणा जैसा बिल्कुल बन जाएगा, पंजाब जैसा बिल्कुल बन जाएगा। उस वहां क्या दिया? वहां तो सिर्फ सड़क और सिंचाई। हमको लगता है कि बिहार में वहां से ज्यादा उपलब्धता जल की है नदियों में, लेकिन हमारे पास क्या है? अब जैसे गंगा जल में जो परियोजना चलती है, गंगा का परियोजना चलती है, उसमें भी लूट खसोट लोग मना कर लेते हैं लोग। मतलब दिमागी मानसिकता यहाँ बैठ गई है, यदि कोई योजना है तो भ्रष्टाचार कर लेना है, मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त रहना है, आर्थिक उपार्जन कर लेना है। जो मजदूर यहाँ, जो कलर किरानी मतलब लाख रुपया वेतन पाते हों अफसर, उसकी करोड़ों में कमाई हो जाती है। कहां से हो जाती है? इसका मतलब है कि दिमाग में बैठ गया भ्रष्टाचार और उसमें लिप्त रहना है और उसको कमाई कर लेना, बात खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं अच्छा, और जी एक और हम सवाल जोड़ना चाहते हैं इसी में, आप जो बात रख रहे हैं कि क्या जो जाति व्यवस्था है, जैसे हम अगर भ्रष्टाचार बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो मैंने ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर चाहे आरजेडी हो चाहे फिर हमारे नीतीश कुमार जी जदयू हो, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग में है उसमें तो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं नहीं। तो क्या कुछ ना कहीं योजनाओं को धरातल पर वास्तविक रूप से उतारने में ये कास्ट फैक्टर भी कुछ ना कुछ है क्या? जी अमित जी। सर, धरातल पर उतारने में कास्ट फैक्टर नहीं है, लेकिन यदि किसी रूप में निचले दलित स्तर के पदाधिकारी अगर सीनियर मोस्ट पोस्ट पर चले जाते हैं तो वहां सीधे उस पर असर पड़ता है, तब मैंने जाति फैक्टर हावी हो जाता है। वहां कोशिश, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं इरिगेशन विभाग का एक बड़ा पदाधिकारी को जानता हूं जिनको मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री के स्तर से बहुत क्रशिंग हुआ और नहीं चाहते हुए भी उसको फंसाया गया। बाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बरी हुआ, लेकिन उसका काफी लाइफ सफर कर गया। तो जाति इस रूप में नहीं है, जाति इस रूप में है कि यदि आप माने कर्मठ हैं, और कर्मठ पदाधिकारी तो तुरंत गिने चुने माने मिल जाते हैं, अगर उसको सीनियर मोस्ट पर गया तो अगर आप जैसे आरजेडी की गवर्नमेंट है तो कोशिश करेगी कि चाहे जदयू हो या बीजेपी वाले हो, तो वो कैसे पहुंचा, या तो डायरेक्ट अगर तालमेल बन जाती है गवर्नमेंट से तो कहेगा कि नहीं उसको हटा के हमारे आदमी को कर दीजिए, दलित को क्यों दिए, सवर्ण को क्यों नहीं दिए। और यदि वह भी नहीं हावी हो पाता है तो उसको एक प्रकार दूसरे तीसरे रूप में उसको फंसा दिया जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त साबित कर दे। तो वो जातीयता वहां बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिससे क्या होता है, जो पदाधिकारी मैंने कर्मठ हैं और काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहां उनकी भावना कुंठित होती है, जिसका असर पूरे दलित समुदाय पर, पूरे समाज पर पड़ता है। और दूसरे लोग देखते हैं कि देखिए काम करने आप अच्छा से गए थे, इसीलिए आपको ये फंसाया गया। तो दूसरा कोई जाता है तो बोलता नहीं, आप जैसे कहिए वैसे ही कर देते हैं, हमको क्या है, अगर करोड़ की योजना है
तो 50 लाख 60 लाख रुपया ऐसे ही खा जाइए, 40 लाख को दिखा दीजिए, और चूंकि सारी मिली भगत होती है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। निश्चित रूप से बिहार में जाति व्यवस्था कायम है और जातीयता पर आधारित बहुत कुछ टिका हुआ है, जिसके कारण ही मेरिट रहने के बाद भी दलित को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी रूप में टॉर्चर करके उसको नीचे सप्रेस कर दिया जाता है, जिसका असर दूसरे जनरेशन पर, समाज के अन्य लोगों पर, समाज में रह रहे दूसरे उसी जाति के उसी समाज के दूसरे लोगों पर पड़ता है, और जो मनोबल रहने के बावजूद भी अपने आप को पीछे धकेल लेता है। किसी तरह जिंदगी गुजार लो, किसी तरह सेवानिवृत्त हो जाए, ज्यादा अच्छा है। यहाँ जाति लेकिन दूसरे रूप, चाहे वो आरजेडी का रहा हो, चाहे जदयू का रहा, चाहे बीजेपी का, चाहे किसी गवर्नमेंट में हो, बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं कि मुख्यमंत्री सख्त हो और पदाधिकारी को सीधे निर्देश देता हो कि आप जितना अच्छा काम कर सकते हैं करिए, और मेरे पास आइए, कोई अगर दिक्कत होती है तो उसके बाद देखिए योजना। जी 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 अमिताभ जी, जी 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम चलते हैं, डॉक्टर भारतेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। जी आप बताइए, मतलब क्या सॉल्यूशन बताइए। अभी तो हम अंतिम पड़ाव में हैं, चूंकि मैं नूर आलम साहब को इसलिए नहीं रोक रहा था कि बहुत सारी वो गुड़ बातें भी बता रहे थे। आप अपने माइक को अनम्यूट करिए डॉक्टर भारतेंदु सर। हाँ जी, और समाधान बताइए जी। देखिए सर, इसमें जो पलायन का जो मामला है, जितने भी कारण सभी मित्रों ने बताया, उसके निवारण के लिए एक बात आती है कि संवैधानिक व्यवस्था कायम हो। जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, उसके तहत शासन में बैठे लोग काम करें। अब यदि देखेंगे यहाँ पे जो कृषि और ये जमीन की जो बात आई, तो बिहार में अभी जमीन का भी तो बंटवारा सही से है नहीं। आखिर शासन की कुव्यवस्था के कारण ही तो जमीन के वितरण में भी विषमता है। फिर देखते हैं कि जो आपने ये जो कंपेयर किया हरियाणा, पंजाब और बिहार को, तो देखते हैं कि वहां पर व्यवस्था अच्छी होने के कारण ही टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जो बिहार में टेक्नोलॉजिकल मेथड अपनाने की यहाँ सुविधा नहीं है। फिर जो सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं इस बिहार में उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ ही आ जाती है और दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ ही हो जाता है। लेकिन यदि सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए तो इधर के जल को उधर काम में लगाया जा सकता है, बल्कि ऐसी व्यवस्था हो तो सिंचाई में ये काम आ जाएगा। अब ये है शासन पर ये बात जाती है कि वो कितना ये करते हैं। फिर ये जो देखते हैं कि जाति और धर्म का जो मामला इस बिहार में तो कूट कूट के भरा, वैसे तो पूरे भारत में है, इस बिहार में भी कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ भी हो जाए, वो जाति धर्म से अलग हटने को लोग तैयार नहीं है। और हम लोगों का जो ये मूल्यवासी समाज है वो मनुवादियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर है क्या, जागृति तो हमारे समाज में भी आना जरूरी है, ताकि जो शिक्षा भी हो तो सही शिक्षा हो। हमारे लोग जो हो, जैसे आपने देखा ये नूर साहब ने कहा, अमिताभ साहब हैं, नूर साहब दोनों शिक्षक नेता हैं। उन्होंने शिक्षा को लेकर के तो बहुत सारी बातें कही हैं। हमारे मूल्यवासी समाज के भी शिक्षक जो वर्तमान में बहाल हैं, वो भी मनुवादी सोच के अंतर्गत ही रहकर अपने मूल्यवासी समाज के बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं देते हैं। जो बहाल हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ऐसा है कि मुख्य रूप से यदि घुमा फिरा के यदि देखें तो ये संवैधानिक जो गरिमा है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को कायम करना पड़ेगा। और यदि इस पलायन को रोकने में हम अक्षम होते हैं, यदि सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो उसका तो
एकमात्र रास्ता है जो यह एक आंदोलन का स्वरूप लेगा। जो सामान्य जनता है उसकी समझ, उसकी पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए समझ की कि वो स्पष्ट वो देख सके कि कौन ठीक से काम कर सकेगा, कौन ठीक से काम नहीं कर सकेगा। वैसे शासन व्यवस्था को कायम करना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव के समय में भी देखेंगे अभी देखेंगे कि पहले बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब इलेक्शन आ जाता है तो इस बिहार में खुद लोग अपने अपने जाति को निहारना देखना शुरू करते हैं। हार हो जीत हो, लेकिन हम जिस जाति के हैं उस जाति के जो कैंडिडेट होंगे उसी को वोट देंगे। आखिर इतने संकीर्ण मानसिकता से यदि हम ग्रसित होंगे तो समस्या बनी रहेगी, और जब समस्या बनी रहेगी तो इस राज्य से पलायन कायम रहेगा। उसको यदि रोकना है तो शासन व्यवस्था को एक सुव्यवस्था के रूप में शासन व्यवस्था कायम करना पड़ेगा, जो संवैधानिक बातों का ध्यान रखे और वैसी व्यवस्था के तहत कृषि, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो जनरल ये मजदूर पुरुष और ये स्त्री युवा सबों का तरीके से प्लानिंग के तहत ये काम किया जा सके कि जो हमारी जनसंख्या है किस रूप में ये वो बढ़ रहा है, उम्र भी कैसे, एज लेवल कैसे बढ़ रहा है और उसको कैसे हम एडजस्ट कर पाते हैं इसी बिहार में, ताकि इसका पलायन रुक सके। धन्यवाद। जय भीम, जय मुद्रासी। जी बहुत बहुत आभार आपका। आपने आखिर में बता दिया, एक जैसे अमित साहब ने भी कहा कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम है, आपने भी बताया कि जाति जो है एक समस्या का कारण है। शासन व्यवस्था में संविधान लागू नहीं करना एक बड़ा समस्या। हम आते हैं नूर आलम साहब के पास। 8 भी बजने वाले हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे संक्षिप्त में आप समाधान बताएं सर हमको। अपने माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी बात हमें सुनाई देगी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी आलम साहब। डॉक्टर साहब जी हो गई। जी बोलिए बोलिए सर। जी 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 ये क्या, जैसे कि बात आई कि मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं। सर देखिए, हम सीमांचल से बिलोंग करते हैं। नहीं, अभी हम आपसे समाधान चाह रहे हैं सर। रीजन तो हमने पहली बार समाधान ही बोल रहे हैं। हाँ हम ये बोल रहे हैं कि समाधान तो जो पहले हमने बताया, दोषारोपण सत्ता पे बैठे हुए लोग संविधान के आलोक में सत्ता संचालन में विफल रहे, इसीलिए मजदूर हुआ, और मजदूर है तो उनको पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए कहीं जाना ही होगा। पर ये जो बात आई कि ये जो इलाका है जो मजदूर है, तो जो लोग हमारा देश में या बिहार में 80% लोग खेती बाड़ी करके काम कर रहे हैं। अभी जो खेती कर रहे हैं वो मकई जो है सर 2019 में 2000 रुपया कुंटल बिक रहा था, 2020 में सर 1000 कुंटल हो गया, और अभी 2021 में 1200 टका मिल रहा है। और इसमें जो डीजल है, पंपिंग सेट से उसको वाटरिंग करना पड़ता है, खाद बीज का जो महंगाई है, अभी हम भी खेती बाड़ी करने वाले लोगों में शामिल हैं। हिसाब करके देखा जा रहा है सर कि जो है जितना उनका लागत हो रहा है उतना जो फसल उपज रहा है वो उसको पूरा करने में मुश्किल हो रहा है। एक बात। दूसरी है कि अभी धान है, एक तरह का गर्मा धान बोलते हैं, और मकई दोनों खेती में था सर। अब कटने ही वाला था और अचानक बारिश हुई और बाढ़ हो गया, और जो नुकसान वाली खेती थी वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो इतना बिहार के अक्षम लोग हैं जिनको पड़ोसी देश नेपाल से समझौता करके, जब पटना शहर में सैकड़ों ओवर ब्रिज बन सकता है लोगों की सुविधा के लिए, तो सैकड़ों वर्षों से पड़ोसी देश नेपाल से, जहां बॉर्डर का सिक्योरिटी नहीं होता है, दोस्ताना आना जाना होता है, देश के अन्य पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए वीजा का प्रावधान है। नेपाल ऐसा देश है जहाँ वीजा का कोई प्रावधान नहीं है, लोग आना जाना कर रहे हैं। उस देश से सैकड़ों साल से बिहार में चाहे जिस दल की सरकार रही, समझौता करके बाढ़ जो बिहार को लेकर इतना बला है, बिहार के लोगों को मजदूर बना रहा है, तो वो क्यों नहीं हुआ सर? वो अगर समाधान होता बाढ़ का
तो यहाँ का जो कृषक है 80% खेती बाड़ी करने वाले, चाहे किसी भी धर्म और किसी भी वर्ग के लोग हो, उसका समाधान होता ना सर। तो वो गृहस्थ रहता, मजबूत रहता तो मजदूर नहीं होता, मजदूर नहीं होता तो प्लान नहीं करता। तो जब खेती घाटे का सौदा हो रहा है, खेती खत्म हो रहा है, तो जो खेत खलिहान वाले लोग भी हैं वो भी तो मजदूर है, वो भी प्लान कर रहा है झुंड के झुंड। बिहार के इलाके से इधर से जितने भी ट्रेन है देश के हर राज्यों में, जहाँ शहर है, लोग जाके मजदूरी कर रहे हैं। ये तो हालात है। इसलिए जो बिहार में सत्ता में जो भी दल के लोगों को मौका मिला, उन लोगों की अक्षमता और विफलता का नतीजा है कि बिहार आज मजदूरों से भरा हुआ। जिस बिहार को लोग बोलते हैं जो देश को 80% कृषि वाला देश है या बिहार है, वो 80% मजदूर वाला राज्य हो गया। और यहाँ पे सत्ता में बैठे लोग देख रहे हैं टुकुर टुकुर। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो सत्ता में, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, जो भी हो, जिनको जो सुविधा मिलती है, ये सुविधा में कटौती होना चाहिए। जैसे बिहार में शिक्षकों की सुविधा में कटौती हुई, उसी तरह जो सत्ता संचालन में जिन लोगों को सुविधा दिया जा रहा है उसकी सुविधा में कटौती होनी चाहिए। तब क्या होगा कि जो खेती बाड़ी करने वाले या कमजोर वर्ग के लोग जो सत्ता में जाते हैं, उनको भी अपने वर्गों की ध्यान होगी। अभी जो भी लोग जाते हैं सत्ता में, राजनीतिक दल में या सत्ता में, जिन लोगों को मौका मिलता है वो अपने वर्गों को, अपने राज्य को सब भूलकर वो व्यक्तिगत की विलासिता, अपने परिवार की विलासिता को लेकर पागल होता, नशे में रहता, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए जो एमएलए एमपी मंत्री है, जो पदाधिकारी है, उनकी सुविधा में राज्य की जो दुर्दशा है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, 80% लोग मजदूर हो गए, इसलिए उन सुविधा भोगी जो वर्ग है उनकी सुविधा में कटौती होनी चाहिए। तब उनको हो शकल आएगा और तब बिहार में संपूर्ण रूप से, समग्रता से ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और मजदूर कम बनेगा, और मजदूर जब कम बनेगा तो प्लान कमेगा। यही हमारा कहना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाधान हर चीज का हो सकता है, सत्ता वर्ग चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन समय हमारे पास कम है और अब समय हम आगे निकल चुके, इसलिए हम एक एक मिनट में हम संदेश लेना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट से। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देंगे दर्शकों को? दीजिए, अब है समस्या, मतलब दर्शकों को क्या मैसेज, मतलब कॉमन जो मैन है, जो जनता है, उसके लिए क्या मैसेज है? जैसे नूर साहब ने कहा कि भाई जो शासक वर्ग है उसको योजना बनानी चाहिए, और दूसरा है कि हमें जो है कटौती करनी चाहिए जो जिधर ज्यादा पैसा जाता। ये हमें बताइए कि दर्शकों को, जो आम जनता है, कॉमन मैन को क्या मैसेज है? जी, माइक को अनम्यूट करिए और बोलिए डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर भारतेंदु अजय सर। जी सर, जी। कॉमन मैन के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि समस्याएं जितनी भी हो, एक सेंटेंस में मैं यह कहना चाहूंगा कि कॉमन मैन को यह समझ लेना पड़ेगा कि भारत की सारी समस्याओं का जड़ ब्राह्मणवाद है। यदि डिटेल में जाएंगे तो जो आज की समस्या आपने दिखाया, इसके पीछे भी वो एन केन प्रकार, वो भले ही हम लोगों ने ज्यादा उसमें डिटेल में हम नहीं गए, लेकिन देखेंगे तो उसका जड़ जो है सो ब्राह्मणवाद है। और समूल मतलब जड़ से इस ब्राह्मणवाद को उखाड़ना पड़ेगा, तभी इस भारत का कल्याण होगा। और भारत का कल्याण में ही बिहार का भी कल्याण है। जितनी भी समस्या, अकेली ये समस्या नहीं है। और इसके लिए जो सामाजिक जागृति है, खास करके मैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से ही मेरा संदेश होगा कि हम पढ़े लिखे लोग जो हैं अपने कंधों पर ही ये जिम्मेदारी लें कि अपने समाज को जागृत उस रूप में करें जो बाबा साहब ने जो वोट मताधिकार जो दिया, तो इसका सही उपयोग जो आज तक हमारे लोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इतनी जागृति हो कि अपने मत का सही प्रयोग करें और सत्ता पर फूले अंबेडकरी विचारधारा से प्रेरित लोगों को शासन में बैठाएं। जो सत्ता एक प्रकार का साधन होगा, उस साधन के सहारे ही इस देश में और इस राज्य के ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। जय भीम, जय मूल्यवान। जी, जय मूल्यवान। बहुत बहुत आभार। मैं अमिताभ बच्चन सर से लेना चाहूंगा। सर, संक्षिप्त में बताएं कि दर्शकों को, जो कॉमन मैन है, आम जनता जो अगर आपका ये वीडियो देख रहा होगा, तो वो उसको उसके लिए क्या मैसेज है? जी
जी माइक को आप अनम्यूट कर लेंगे जी। जी जी माइक को अनम्यूट कर लेंगे अमिताभ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आप अनम्यूट करिए। हाँ ओके 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 जी। सर, सबसे पहले मैं डॉक्टर भारतेंदु सर का मैं पूर्ण बातों का समर्थन करता हूँ। उसकी अगले स्टेप में मैं कहूंगा कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और आप तभी रोटी, कपड़ा और मकान हासिल कर पाएंगे यदि आप शिक्षित होंगे। और जब आप शिक्षित होंगे तो आपके पास दुनिया का सभी तालों का चाबी मिल जाएगा। इसलिए मेरा सीधा संदेश है कि आप शिक्षा को ग्रहण कर लीजिए। यदि आप शिक्षित हो जाएंगे तो फिर ना ब्राह्मणवाद रहेगा, ना आपके पास आर्थिक विपन्नता आएगी, ना नौबत आएगी। और इस बात को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अच्छी तरह से समझ लिया था कि यही एक रास्ता है जिस पर चल के हम दुनिया में ऊंचा उठ सकते हैं, अपने समाज को ऊंचा उठा सकते हैं, परिवार को ऊंचा उठा सकते हैं, देश को ऊंचा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था, शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आप सभी देशवासियों से, दलित समाजों से, मूल निवासियों से, बहुजन से अपील करता हूं कि आधी रोटी खाएं लेकिन शिक्षा को जरूर ग्रहण करें। यही मेरा संदेश है। जी सर का वीडियो रुक गया है। चलिए जी जी अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद। नूर आलम साहब आप अपनी माइक को अनम्यूट करिए और आप हमें बताइए। जी जी अमित साहब जी बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नूर आलम सर से रिक्वेस्ट है कि लास्ट एक बार और आप माइक को अनम्यूट करिए और आप बताइए, 1-2 मिनट में बताइए जी जी बताइए। ये है कि हमारा ये संदेश है कि जुल्म करने वाला गुनहगार होता है। अगर कोई जुल्म होते हुए दिख रहा है टुकुर टुकुर, तो जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, जुल्म होते हुए दिखना भी गुनाह है। और ये बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे सबसे अधिक धोखा दिया। और जो सत्ता में है, चाहे निचले स्तर से हो या ऊपर स्तर पर, सब पढ़े लिखे अधिकांश लोग, इन्हीं लोगों के द्वारा सत्ता का संचालन हो रहा है और मजदूरों की उत्पत्ति हो रही है, मजदूर पलायन कर रहे। इसलिए जो भी आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो अपना ना देखे ना पराया देखे। जो संविधान है सबको ईश्वर ने अकल दिया है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, सबको बुद्धि है। बुद्धि के अनुरूप भावनात्मक रूप से नहीं, दिमाग से सब काम ले। खास करके मतदान के समय, खास करके चुनाव के समय भावना में ना बहे, जाति के आधार पर ना बहे, धर्म के आधार पर ना बहे। जो ध्रुवीकरण का खेल खेल के लोग सत्ता में बैठ के अपना मलाई मार रहे हैं, अपना विलासिता का जीवन जी रहे हैं। तो इन सब चीजों को लोगों को मैन्युटली ठीक से देखना होगा, सारे लोगों को। और अपना मतदान का प्रयोग करें, नजर खुल के रखें। और चाहे जो दल हो या जो धर्म का हो या जो जात का हो, जो भी संविधान के अनुरूप, जो भी मानवता के अनुरूप काम ना करे, उनका सब लोगों को विरोध करना चाहिए। यही मेरा कहना है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी पैनलिस्टों का। बड़ी संजीदगी से सभी हमारे विद्वान साथियों ने जो विषय हमने आज लगाया था उनके साथ न्याय किया। मैं सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हम लगातार बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों से मैं लोगों की राय जानना चाहता हूँ, ताकि वहाँ सामूहिक रूप से क्या वहाँ के लोग सोचते हैं ये लोगों को बताया जा सके। हमारे साथ जुड़े हुए थे मूल निवासी अमिताभ बच्चन जी जुड़े हुए थे, जो SC/ST टीचर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट है। फिर हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर भारतेंदु अजय सर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बिहार से और मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के। और हमारे साथ जुड़े हुए थे तीसरे साथी मूल निवासी मोहम्मद नूर आलम जी, जो शिक्षक हैं और वो लगातार हमारे साथ कई बार हमने उनको सुना है। बहुत बहुत आभार तीनों पैनलिस्टों का। और जो दर्शक हमें सुन रहे थे,
उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारा यह कार्यक्रम रोज प्रतिदिन संचालित होता है। आप यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से प्रत्येक दिन का मिलता रहे। फिर हम कल मिलेंगे संध्या 7 बजे। तब तक के लिए विदा होते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत जी। थैंक यू।